बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। एक वक्त था जब पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह डूब रही थी। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था और ऐसे टाइम में फिर एक उम्मीद की किरण जाग गई। खान साहब ने सारे पाकिस्तान को उम्मीद दी, हौसला दिया कि मैं जब आऊँगा तो कुछ ऐसा कर जाऊँगा जिससे पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, हमारी मईशत फिर से उठ जाएगी और इसके साथ साथ इतनी नौकरियाँ होंगी कि बाहर से लोग नौकरियाँ करने पाकिस्तान आएंगे। 2.5 साल गुजर गए। अब नौकरियों की बात तो एक अलग तरीके से, लेकिन एक और जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी पाकिस्तान की सादा आवाम सिर्फ एक सवाल पूछ रही कि खान साहब अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा घबरा लें। आज की हमारी जो मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज मुहतरमा जरदाज गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जरदाज गुल साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले मैम, really I want to congratulate you for the tremendous work you have done in the climate change ministry, especially जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था यूनाइटेड नेशन की या UNDP की और बाकी बैनुल अक़वामी इदारों के, जब वो पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं। स्पेशली मैंने परसों पढ़ा कि पाकिस्तान हैव अचीव्ड इट्स टारगेट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज अ डिकेड बिफोर, जो गोल नंबर 13 है, तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको भी पता है, यू नो वेल, कि ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के लिए। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला खित्ता है। तो आगे 2.5 साल के लिए आपने क्या ऐसी प्लानिंग करनी है जो ज़्यादा इफेक्टिव हो? देखिए, ये जो है 10 बिलियन ट्री सुनामी या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या प्लास्टिक बैग्स बैन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, रिचार्ज पाकिस्तान, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं मेरी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो इससे पहले कभी भी नहीं लिए गए। और जब हमने ये स्टेप लिए, ये यूँ समझें कि वॉर फुटेज पे लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इदराक था कि हमारे पास कांस्टेंट ड्राउट बलूचिस्तान में आ चुका है। हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी है और उसका अब जो हमारे पास जितना वाटर लेवल था या जितना पानी हमारे पास अवेलेबल था, शायद रिसोर्सेज उतनी हो, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसमें हमारा कोई ख़ास कसूर है नहीं। हम बिल्कुल, नो डाउट इंडस्ट्रियल मुल्क तो है नहीं जी। लेकिन ये कि हमारी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा उन खितों में हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से नो डाउट के लिए वल्नरेबल भी हैं और हमारे पास ख़तरा भी है जी। तो उसमें ये जो UNDP ज़ैली इदारा है और UN जो लिखता है या इंडिपेंडेंट ज्यूरर जो भी लिखते हैं कि जो क्लाइमेट एक्शन है SDG गोल 13, उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन ये ठीक है। अब देखें ये क्यों हमें ये स्टेटस मिले हैं, ये इसलिए मिले हैं कि ये जो मैंने आपको बताया चाहे 10 बिलियन ट्री सुनामी है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की वजह से हमें ये वो मिला है कि हमारी अचीवमेंट है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे 2.5 साल में। क्योंकि देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है या क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है या 10 बिलियन ट्री सुनामी है या स्नो लेपर्ड के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए हम जो प्रोग्राम करते हैं, देखिए ये 1 डे के लिए नहीं होते हैं, ये 5-5 साल के, 10-10 साल के। और जाहिर बात है जो भी दुनिया ने टाइम लगता है इसमें जी, जो दुनिया ने वादे किए हैं वो तो बेसिकली असेसमेंट है 2030 तक के, 10-10 साल के, 5-5 साल के हैं, और तभी क्लाइमेट को आप कॉप कर सकेंगे, मिटिगेट कर सकेंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस स्टार्ट है 2.5 सालों में। अगले इंशाल्लाह इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस में मजीद बेहतरी इसलिए आएगी कि जब हमने स्टार्ट किया हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशंस रिडंडेंट्स थी, कोई कोऑपरेट करने को 18 अमेंडमेंट के बाद तैयार नहीं था, पैसे कोई इतना क्लाइमेट को देता नहीं था। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अरबों रुपए अपनी मिनिस्ट्री को दिए, दरख्त लगाने के लिए दिए, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए दिए। नर्सरीज हमारे पास नहीं थी, अब हमने नर्सरीज पैदा करना शुरू कर दी हैं। हमारे पास वर्क फोर्स आ गई है, 85,000 जॉब्स हम ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम करेंगे तो 2.5 सालों में यही कंटिन्यू होंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छी स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। मैम आपने बात की PTI के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, बिलियन ट्रीज़ के बारे में। इसी तरीके से एक और भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि PTI के मैंडेट का हिस्सा रहा है, PTI के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, वो है साउथ पंजाब का। आप भी साउथ पंजाब की हैं, आपने वहाँ से इलेक्ट होके आप यहाँ पे आई हैं और साउथ पंजाब के सेंटिमेंट्स का आपको पता है। साउथ पंजाब सूबे का क्या बना? जी, साउथ पंजाब का जो सेंटिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा
महरूम है, हम्म। वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है ठीक और वो तख्त लाहौर से बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है। ठीक। कभी भी साउथ पंजाब को कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहले चीफ मिनिस्टर्स वहाँ से गुजरे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी गुजरे, बल्कि मैंने ही उनके बेटे को डिफीट किया है और एक्स चीफ मिनिस्टर को भी मैंने डिफीट किया है और वो भी वहाँ जाके गूंगे बहरे बन जाते थे तख्त लाहौर के आगे। तो वो साउथ पंजाब के लिए किसी ने कोई ख़ास किया नहीं है। अच्छा, एक तो ये कि जब आप सुबह बनाते हैं ना तो आपको क्लीन स्वीप या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने, और पीएमएलएन के पास 2/3 मेजॉरिटी थी। ठीक। इन्होंने इसके ऊपर सिर्फ गेम की, इन्होंने सिर्फ मजाक किया साउथ पंजाब के लोगों के साथ। इनफैक्ट साउथ पंजाब का इस्तेसाल तो किया ही नहीं लोगों ने। तख्त लाहौर किसके पास है? इन्हीं के पास ही था। और देखिए पीएमएलएन के दौर में तो साउथ पंजाब का इस कदर इस्तेसाल हुआ कि ऑरेंज ट्रेन में और मेट्रो बसेस में साउथ पंजाब के एजुकेशन और हेल्थ का बजट काट के वहाँ पे डाला गया। जाती हुई ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब जब हमारी हुकूमत आई है हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। ठीक। हम बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हैं, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले महरूमी दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साउथ पंजाब से डेरा गाजी खान से एक एमपीए को उन्होंने सीएम को बनाया। पहली दफा लाहौर के बजाय डेरा गाजी खान से या साउथ पंजाब से पहली दफा चीफ मिनिस्टर आया, बिल्कुल, ताकि वो उस महरूमी को समझते हुए महरूमियों को दूर करें। बिल्कुल। सेकेंड ये हुआ कि सेक्रेटेरिएट हमने देखे पहले 2 सालों के अंदर ही बना दिए। मुल्तान के अंदर और बहावलपुर के अंदर सेक्रेटेरिएट बनाए, एडिशनल आईजीज वहाँ पे बैठते हैं, सेक्रेटरीज तमाम बैठते हैं, हम वहाँ जाते हैं, अपने मसले हल करवाते हैं, हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक। इसके ऊपर भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर शरारत की। जिस टाइम हमने कहा कि हम साउथ पंजाब का सूबा जो है वो बनाते हैं, उस टाइम उन्होंने राना सनाउल्लाह और एक तो और लोगों के ज़रिए जानबूझ कर रेजोल्यूशन डलवा दी कि आप बहावलपुर के सूबे को भी रिस्टोर करें। यानी अभी कोई चीज़ बनी भी नहीं और उन्होंने जानबूझ के फसाद करवाने की, लड़ाई करवाने की कोशिश की, बट ऑपरेशनल है। मतलब इस वक्त भी ऑपरेशनल है। ऑपरेशन इस वक्त पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस सारे प्रोजेक्ट के बीच में एक रुकावट है। रुकावट भी देखे ना, इनकी फिर नीयत का तब पता चल जाएगा जब ये इसके लिए रेजोल्यूशन आएगी तो ये लोग फिर उसको इनको फिर चाहिए कि रेजोल्यूशन में साथ दें। जब अमेंडमेंट होगी, जब सुबह बनेगा तो फिर इनको वोट फिर हमारे हक में डालना पड़ेगा ना। अगले 2.5 साल में कुछ ना कुछ नतीजा निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा ना। सुबह बन जाएगा। नहीं, सूबे के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। जब हम ये पार्लियामेंट में लेकर आएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की नीयत का अंदाजा होगा कि वो इसमें साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है। अब मैम आपने बात की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, आपको लोग बड़ा फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। पीटीआई में शेरनी का खिताब आपको दिया गया है और सबसे सादा आवाम का एक सवाल है, पाकिस्तानी सादा आवाम का, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जहाँ पे उनको जिस तरीके से देखते हैं, तो आजकल के पाकिस्तानी अवाम आपका मुआजना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की असफा जरदारी और मरियम नवाज से आपका मुआजना करते हैं। क्या ज़रताज गुल पाकिस्तान के 2 बड़ी सियासी घरानों की इन 2 खवातीन का मुकाबला कर पाएंगी? इसका 1 बाय 1 आंसर कर लेते हैं। अगर हम आसफा जरदारी के बारे में बात करें, इसने पहले भी स्टार्ट दे चुकी हैं और इन्होंने स्टार्ट किया अभी मुल्तान के जलसे से। ठीक। और उन्होंने प्रॉपर अपनी मदर का हुलिया अपनाया हुआ था। मैं सबको बार बार एक ही बात कहती हूँ, कोई बच्चा या कोई फॉलोवर अगर अपने पेरेंट्स को या अपने लीडर्स के हुलिये को कॉपी करता है और उसकी राह पे चढ़ने की कोशिश करता है, ये उसका राइट है। ये अब मैं और आप कोई कोशिश करता है, ये उसका राइट है। ये अब मैं और आप कोई छीन नहीं। अच्छी बात है, वो एक लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो और ये उनकी बेटी है, ये उनका राइट है, लेकिन ये मेरिट नहीं है। दिस इज नॉट अ मेरिट। ठीक, कि अगर आपने इस बात पे उनको गेज करना है या स्टैंडर्ड्स मुतयन करने कि चूंकि उनका हुलिया ठीक वैसा है, तो ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड, ये मेरिट नहीं है। ठीक, मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि जीरो से स्क्रैच करके अपने हलके में इलेक्शन लड़के आए, अपना वोट बैंक अपना पैदा करें, फिर जाके कंपैरिजंस करें। शी इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पहले दिन उनको अपनी पार्टी से लॉन्च कर दिया गया। आप आसफा जरदारी को अपनी कंपटीटर ही नहीं समझ रही? नहीं, मैं कैसे समझू ना। मैंने अपने हलके को जीरो से स्क्रैच करके, मैं पहली दफा रनर अप थी 2013 में, अब मैं इलेक्शन जीत के आई हूँ। मैंने अपने हलके को स्टेटस को के खिलाफ बिल्ड किया है। मुझे किसी ने प्लेट में रख के पार्टी नहीं दी है, नो डाउट। ना मुझे किसी ने प्लेट में रख के सियासत दी है। मेरी सियासत गर्मी सर्दी में, खड़े धूप में,
बारिश में मैं चौकों पे खड़े होकर अवाम के हकूक की खातिर लड़ रही होती हूँ। मेरे लिए तो किसी ने मैदान हल्के नहीं समझा है। अब जहां तक मरियम नवाज की बारी है, मरियम नवाज तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। वो तो पनामा के अंदर जिस खातून ने ये झूठ बोला कि मेरी तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर दोनों वहां से निकल आई, फिर उन्होंने जाली डीड्स दिखाई कि लेबरी फॉन्ट अभी इजाद नहीं हुआ था, उन्होंने पहले उसके अंदर फॉर्जरी की और उन्होंने कहा कि जी है। तो वो एक खातून जो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, उनको सजा भी हो चुकी है, सस्पेंशन है सजा की, लेकिन उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, वो ऑलरेडी कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, अभी तक उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, और आते ही वो सिर्फ अपने वालिद को और अपनी करप्शन बचाने के लिए कौमी इदारों को मिलाइन करती हैं। वो मेरे साथ अपना कंपैरिजन हम उसका कैसे कर सकते हैं? येट शी हैज टू प्रूव। लेकिन एक जो सवाल आम पाकिस्तानी के जहन में आता है कि अगर वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है भी, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की अदलिया उसको इजाज़त देती हैं कि वो पॉलिटिक्स करें, और दूसरी तरफ असवद जरदारी एक ऐसे मेच्योर घराने में जहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट से उनको पॉलिटिक्स सिखाई गई हैं। आप पॉलिटिक्स में आपने वहाँ के जो चौधरी और वडेरा सिस्टम को मात दे कि आप इलेक्ट होके आएंगे, लेकिन मेच्योरिटी क्या उस लेवल पे है कि आप उनको कम्पीट कर पाएंगे? नहीं, उनकी क्या मेच्योरिटी है? मतलब अगर तो हमने ये तयन करना है कि सियासतदान का बेटा सियासतदान बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो फिर डॉक्टर का बेटा डिग्री ना हासिल करे, उसको अपने वालिद की जगह बिठा दे, वो सर्जरीज करे। सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त करें। एंकर का बेटा लायक है तो वो कोई वो ना पढ़े, पॉलिसीज ना पढ़े, कोई वो सहाफत के अंदर कोई चीज ना पढ़े, और उसको डायरेक्ट जो है आप टीवी पे एंकर बिठा दें। ठीक है। इसी तरह अगर सियासतदान है, उसके वालिद या उसके वालिदैन अगर सियासत में है, तो चूंकि उसके वालिदैन है तो यानी पीरी मुरीदी है, इनहेरिटेंस है। अगर ये क्रेडिट है और यह हमारा डिस्क्रेडिट है कि हम क्रेडिट तो नहीं है, नहीं, ये उनका क्रेडिट है और हमारे लिए ये मेरिट है कि हम इलेक्शन लड़के आए हैं और फिर भी हमें उनसे कंपैरिजन किया जाए। इनके नालायक निकट्ठू औलादों को कितने दफा ये लोग लॉन्च करेंगे? मुझे किसी की सियासत के ऊपर एतराज नहीं है, सियासत हर एक का राइट है, लेकिन फिर वो जीरो से स्क्रैच करके अगर ये जियाउल हक की गोद में ना पलें, अगर इनको प्लेट में रख के इनको इनकी पार्टियां ना दी जाए, अगर ये पर्चे के जरिए जाली वसीयत के जरिए ना बने चेयरमैन पार्टियों के, तो इसके अलावा इनके पास क्या मेरिट है कि ये आके हमें कम्पीट करें? मुझे करें या मुराद सईद को करें या हमाद अजहर को करें या अली मोहम्मद खान को करें, फरूख हबीब को करें, इनके पास क्या मेरिट है? इन्होंने क्या ऐसे सुखाब के पढ़ लगे हुए हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अभी इन्होंने अपने आप को मेरिट के साथ प्रूव करना है। ठीक, अगर इनके नाम से जरदारी हटा दिया जाए, भुट्टो हटा दिया जाए, नवाज शरीफ हटा दिया जाए, मुझे आप इनके पोर्टफोलियो पे मुझे आप इनका कोई कमाल दिखा दें। ठीक ठीक ठीक। लेकिन तब भी आपको चोर लिखा हुआ नजर आएगा, करप्शन लिखी हुई नजर आएगी, जाली डीड्स नजर आएंगी, आपको पनामा के केसेस आपको नजर आएंगे, सिरे महल आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं। ठीक ठीक। अच्छा मैम, आपने बात की अपोजिशन की, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत। मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात और मौलाना साहब खुद पीटीआई की जो ख़वातीन क़यादत हैं, ख़वातीन वर्कर, उनके बहुत मुखालिफ होते हैं, बिलखसूस आपके। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वही मौलाना साहब स्टेज पे उन्हीं ख़वातीन क़यादत के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। That's called the height of hypocrisy. तो मौलाना साहब जो बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं पीटीआई में ख़वातीन क़यादत को, खुद खड़े होते हैं, ये वाला अपोजिशन को सिर्फ उनकी गैदरिंग को जमा करने का एक ज़रिया है उनके पास, या क्या? देखिए ना, किस तरीके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? नाकाम लोग जो होते हैं ना, जब उनकी सियासत खत्म हो जाती है, जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होते और दूसरे से इस्तीफे मांगते हैं, ख़वातीन को के बारे में डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको मिलाइन करना, उनको लेट डाउन करना, ये माशाल्लाह से इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे मरियम नवाज खुद हैं और इनके वालिद साहब, और अब तो खैर से बिलावल भुट्टो जरदारी भी इनके ज़रिए असर आ चुकी है, जिस तरीके से वो फर्स्ट लेडी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने हमें कम्पीट भी करना है ना, तो आप मैदान में आए, हमारे साथ वोट का मुकाबला करें। लेकिन अगर आप वोट का मुकाबला नहीं कर सकते और आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, या आपका ख्याल है कि सिर्फ मरियम नवाज को राइट हासिल है, कोई और खातून ना आए, सिर्फ आसवा भुट्टो को राइट हासिल है, कोई और खातून ना आए, सिर्फ मौलाना असदुल्ला को राइट हासिल है, कोई और ना आए, तो फिर तो आपका दिल इतना ही छोटा होगा, आपका दिमाग भी इतना ही छोटा होगा, और आप इतने ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और आप गाली गलोच करेंगे, आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और आप फतवे लगाएंगे। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो अपने स्टेचर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नजरिए के ऊपर, विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड
अपना इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, हमें आवाम में पजीराई है, हमें लोग पसंद करते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम चोर नहीं है, हमने करप्शन नहीं की हुई है, लोग हमें देख के भी अब ख्वाब देखते हैं कि हाँ हम भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। यह बहुत बड़ी वेव आएगी नेक्स्ट पार्लियामेंट का। अब इनके नालायक निकट औलादो लोग नहीं हिस्सा बनेंगे, अब यंगस्टर्स आएंगे और जिनके शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी ना हो, नजरिए पे, अपनी एक्सपर्टीज पे, अपने नॉलेज पे, अपने उसके ऊपर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है। अब यंगस्टर्स आएंगे। खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन मैं समझती हूँ कि जैसे ये इनके जहनी फतूर और ये इनकी कुन जहन होने का और इनकी फ्रस्ट्रेशन का ये एक पार्ट बन चुका है। ये शायद इनको इससे सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन ये जितना हमें हिट करते हैं उतना हम काम करते हैं। तसल्लुल साहब, आपने खुद बात की मौलाना साहब की कि मरियम नवाज़, आसफा जरदारी, बिलावल भुट्टो खुद इनके ज़रिए असर आ चुके हैं। मौलाना साहब, मना क्यों नहीं लेते आप लोग? अपोजिशन ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अपोजिशन ही खत्म हो जाएगी सारी। 12वें खिलाड़ी की हैसियत है क्या? लेकिन तो वो खुद उन्होंने प्रूफ किया है, अपोजिशन में उन्होंने प्रूफ किया कि सारों को इकट्ठा कर सकता है। नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकता, अपने मफादात की जंग है। देखिए, पीएमएलएन के पास अब पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की, करप्शन की और अपने वालिद की जंग लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से इदारों को मिलाइन करके इनको कोई एनआरओ मिल जाए। ठीक। पीपल्स पार्टी जो मर्जी इनके साथ बैठ के ड्रामे कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध हुकूमत कंटिन्यू कर दी है। वो सब टोपी ड्रामा इनके साथ। ठीक है। जो मौलाना फजल रहमान है, उनके पास एक मजहबी कार्ड तो है, वोट भी है उनके पास। ठीक, नो डाउट। तो वो रेंट क्राउड वाला है। सब ने एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल किया हुआ है एनआरओ मफादात की जंग के लिए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनको कंधा ना फराम करें, इनके लिए कंटेनर पे आके मजहबी कार्ड ना खेले, तो आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त पार्लियामेंट से भी बाहर हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल स्टेचर की कोई हैसियत रह गई है? नहीं। तो वो अगर ये ना करे तो फिर किस तरह मैं और आप उसको डिस्कस? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऑन अ लाइटर नोट, एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि मुल्क में चाहे सियासी दर्जा हरारत कितना ही गर्म क्यों ना हो, इस वक्त पाकिस्तान का जो मौसम ना, वेदर कंडीशन बहुत बेहतरीन है। कहीं बारिशें तो कहीं बर्फ़बारी। तो इसका क्रेडिट क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री यानी आप अपने आप को देंगी या फिर कोरोना के, जिसकी वजह से पूरे ये एनवायरनमेंट क्लीन हुआ है? अब तो मेरे ख्याल में जो वेव है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती है कि पेंडेमिक के बाद दरिया साफ हुए हैं, ठीक, ओजोन लेयर जो है वो रिपेयर होना शुरू हो गई है, स्मोग में कमी आई है, हमारे जो फिजा है या एयर क्वालिटी वो बेहतर हो गई है, बिल्कुल, पानी हमारा बड़ा क्लीन हो गया है। उसकी बेसिक वजह तो जारी बात पेंडेमिक ही है, क्योंकि जैसे ही आप पेंडेमिक को अच्छा समझ रही हैं? नहीं, मैं तो खैर बहुत बुरा समझती हूँ। इट्स वेरी सीरियस वो कि पेंडेमिक की वजह से हम पहली दफा दुनिया एक्सपोज हुई है। लोग नेचर ने अपने आप को दोबारा रिवाइव कर दिया। नेचर ने अपने आप को रिवाइव भी किया। दूसरी बात ये कि देखिए, नेचर को सांस का मौका मिला है। ओवरबर्डन विद व्हीकल्स, ओवरबर्डन विद टेक्नोलॉजी, ओवरबर्डन विद पॉपुलेशन। जब लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, या जो गैर जरूरी लोग बाहर जाते थे वो जब कम हुई है, तो उससे बेहतरी आई है एनवायरनमेंट को पेंडेमिक की वजह से। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल है, पीटीआई का वर्कर बड़ा नाराज नजर आ रहा है, क्या वजह? देखो, पल्स है ना। हाँ। मैं आपको पल्स कहाँ से बता सकती हूँ? मैं आपको अपने हल्के से पल्स बता सकती हूँ, जहाँ से मैं 80,000 वोट लेकर आई। ठीक, नो डाउट। मैं जिन लोगों से सुबह से लेकर रात तक मिलती हूँ, मैं आपको उनकी पल्स बता सकती हूँ। वहाँ तो मैंने बड़ी कंटेनमेंट देखी है, वहाँ तो मैंने बड़ी सेटिस्फेक्शन देखी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे। उनको ये पता है, वो कहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें पता है आपको विरसे में कोलैप्स इकॉनमी मिली, आपको 31,000 अरब का कर्जा मिला है, आपको मफलूज इदारे मिले हैं, करप्शन ने जड़ें खा ली है, खोखली कर दी है मुल्क की। लेकिन ये पहला वज़ीर आज़म है जो 2 साल से ज़्यादा हो गए जिसने अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, जिसने इसमें कोई शक नहीं, जिसने करप्शन नहीं की। इसके MPS क्लियर हैं, मिनिस्टर्स क्लियर है, हम सादगी इख्तियार करते हैं, कोई प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं होता, हम मुल्क के पैसे को ज़ाया नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये मुल्क के पैसे ज़ाया भी नहीं करते और खाते नहीं है, करप्शन नहीं करते, तो वो कहते हैं हालात बेहतर हो जाए। वो तो सही है कि वो कहते हैं कि पीटीआई में नो डाउट खान साहब ने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे हम उस पर क्रिटिसिज्म कर सकें, ना आप लोगों ने, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं है जिसके से पीटीआई के वर्कर एक्सप्लेन करते करते तक जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पीटीआई का जो वर्कर है ना,
मैं उसी वर्कर क्लास में से हूँ, मैं उसी यूथ में से आई हूँ और मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ से लड़के पार्लियामेंट तक पहुँची हूँ। मैं उनकी पल्स को बेहतर जानती हूँ। हमारे जिस तरह कैबिनेट में है कि हम कैबिनेट में भी इतनी ओपन डिस्कशन करते हैं। पहले तो नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट होती थी, जरदारी की भी, ये लोग तो इनके आगे तो किसी की बोलने की जरूरत ही नहीं होती थी। हम कैबिनेट में हर मिनिस्टर अपनी बात करता है, पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे वर्कर्स का भी यही हाल है। हम लोगों पे अगर हमारे में कोई गलत करता है तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म हम अपने ऊपर खुद करते हैं। तो हमारे वर्कर्स शऊर वाले हैं, वो बड़ा सेंस रखते हैं। अगर उनको फील होता है कि हमें से कोई लाइन एक्सीड कर रहा है तो वो फौरन हमारे ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कॉल इनके लिए करता है तो लाखों का मजमा तैयार हो जाता है। ठीक, मैम आपसे मेरा आखिरी सवाल है। आप खुद भी साउथ रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, मेरा ताल्लुक़ भी वहीं से है और आप वहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कोहाड़ डिवीज़न का, बिलखसूस करक के बारे में। वहाँ पे जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ है वो एसओपीज़ का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रहे। वहाँ पे कानून और लॉज एसओपीज़ इनके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। वहाँ पे जिप्सम की इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो यूरेनियम की एक्सट्रैक्शंस हो रही हैं, उसके सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए करक और इस साउथ रीजन के एनवायरनमेंट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रूफ भी दे सकता हूँ। अगर आपके इल्म में है, आगे आप क्या इकदाम होगा आपका? देखिए, इवन सी पैक भी है या उससे तो बड़ा कोई। मैं सिर्फ एक चीज़ सॉरी ऐड करना भूल गया हूँ, वहाँ पे इस वक्त जो ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट कैंसर और दमे की बीमारी उरूज पे है, करक की बात कर रहा हूँ मैं, इन एक्सट्रैक्शन और इन रिसोर्सेज की वजह से। अच्छा, मैं जो हमारी जो लाइफ लाइन है ना वो सी पैक है। ठीक, सबसे बड़ी तो उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, ठीक, ट्रेड होनी है, इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। उसके अंदर भी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज की एक चेयर दी गई है जिसमें हम हर चीज़ को ग्रीन के ऊपर करते हैं। हम हर चीज़ के कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो कंप्लायंस है वो उसके साथ रखें। जहाँ तो करक या उसका साउथ रीजन है वो तो खैर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप जो मुझे बता रहे हैं, कुछ चीज़ें मेरे इल्म में है, कुछ चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ आपको एक माइंड सेट बताती हूँ। हुआ ऐसे कि चूंकि पाकिस्तान में कभी असेसमेंट किसी चीज़ की हुई नहीं, प्रोजेक्ट ओके कर दिए जाते हैं, बाद में वो डिजास्टर बन जाते हैं। हम अभी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हर प्रोजेक्ट की पहले असेसमेंट हम EIA हम दे दें। प्रोमिसेस में 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोमिसेस के पास हर चीज़ चली गई है। एनवायरनमेंट भी उधर चला गया है, फॉरेस्ट भी उधर चला गया है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के अपने अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं। ठीक, KP की बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन ऑन दी होल मेरी अपनी जो यहाँ इस ऑफिस में बैठ के असेसमेंट है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए इन तमाम प्रोविंसेस को रिस्पॉन्स करना चाहिए, अभी उसमें कमी है। बिल्कुल राइट। वी विल लुक इनटू दिस मैटर। हम उनके साथ इसको देखेंगे, हम बैठेंगे, क्योंकि पहला मकसद तो आवाम की जान और माल और सेहत है। बाद में फिर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट डेवलप उनके लिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है कि एनवायरनमेंट को या उन लोगों की सेहत को डैमेज किया जाए। तो हम उनके साथ बात करेंगे। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में अभी प्रोमिसेस हमसे बेटर लाइज ऑन रख रही हैं। हमने उनको कोशिश की है कि वो हमारे साथ अच्छा ताल्लुक रखें। 10 बिलियन ट्री सुनामी में भी हमने उनको, इवन सिंध को भी हमने अपने साथ मना लिया है। सो वी विल लुक इनटू दिस मैटर। लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी और सबकी हमसे है, मुझसे है, क्योंकि मीडिया फेस हो, PTI फेस हो, लोग मुझसे सवाल करते हैं। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री जो है वो, और एग्रीकल्चर भी, इवन टूरिज्म भी, ये सब के सब जो है सुबह के पास से लेकर और सुबह इंडिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, और अभी इस उम्मीद के साथ, इस इल्तिजा के साथ कि स्पेशली साउथ रीजन जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। और जिस तरीके से जरताज गुल साहिबा ने कहा कि आइंदा आने वाले दौर में हम लोग और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम एक्टिविटीज़ को मज़ीद तेज़ तर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।